हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं सतीश आपको अपने इस एन सक्सेस एकेडमी की क्लास में स्वागत करता हूं। आप सभी को मैं क्लास लेकर आया हूं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आप सभी ने सुना होगा और पढ़ा होगा और आप सभी जानते होंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक ये है। भारतीय संविधान में एक पद जिसे कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी यह भी कह सकते हैं महान न्यायाधीश या सर्वोच्च विधिक अधिकारी या भारत सरकार का प्रथम वकील। अब जिसके पास बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, इस टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक। सबसे पहली चीज यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आज हम जानेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का वर्णन आपके संविधान के पार्ट 5 में किया गया है। अब अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल में, तो आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है और उसके साथ साथ यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होगा, भारत का महान न्यायाधीश। यानी यह कह सकते हैं कि भारत के आर्टिकल, भारतीय संविधान का आर्टिकल 76 के बारे में क्या कहता है, भारत महान न्यायवादी पद का प्रावधान किया गया है। अब उसके बाद हम ये कह सकते हैं भारत का महान न्यायवादी को हम अन्य नामों से जानते हैं। इसे भारत के महान न्यायवादी को हम कह सकते हैं भारत सरकार का प्रथम वकील कह सकते हैं। भारत सरकार का प्रथम वकील या आप कह सकते हैं सर्वोच्च विधि अधिकारी कह सकते हैं। अब एक व्यक्ति जिसके कई कई नाम, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज कि इसे हम अन्य नामों से जानते हैं, भारत सरकार का वकील कह सकते हैं या आप प्रथम विधि अधिकारी के रूप में आपका कौन जाना जाता है। तो वहां पर सबसे पहली चीज कि महान न्यायवादी को आप कह सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम जानते हैं कि यहाँ पर इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, इनकी योग्यता के बारे में अगर हम जानते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज की सबसे पहले क्वालिफिकेशन, अगर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष यानी सुप्रीम कोर्ट की जो योग्यता होगी, वही योग्यता किसकी होगी, महान न्यायवादी की होगी। या हम ये कह सकते हैं इनकी क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता, तो वहां पर 10 वर्ष तक आपका जो है किसी भी हाई कोर्ट में क्या हो, जो है वकालत किया हो, या 5 वर्ष तक आपका जो है किसी भी
हाई कोर्ट में आपका जज के रूप में हो, तो वो उस व्यक्ति को क्या बनाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष इनकी योग्यता होनी चाहिए, किसकी योग्यता होनी चाहिए, वहां पर महान न्यायवादी की योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ सबसे पहली चीज अगर हम जानते हैं इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश की योग्यता 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में हाई कोर्ट में वकील हो, या आप कह सकते हैं 5 वर्षों तक हाई कोर्ट में जज के रूप में, और उसके साथ साथ यहाँ पर भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए, भारत का नागरिक। यानी अगर हम क्वालिफिकेशन महान न्यायवादी की क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज की क्वालिफिकेशन 10 वर्ष तक आपका जो है कहां पर, हाई कोर्ट में आपका जो वकील होना चाहिए, या 5 वर्षों तक हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्य करे, या आप कह सकते हैं वहां पर कि भारत का नागरिक होना चाहिए। तो योग्यता में आपका यहाँ पर सबसे पहली चीज, अगर आप बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज आपका नहीं हो सकता, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज के समकक्ष आपका क्या होना चाहिए, इनकी क्वालिफिकेशन किसकी, आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। अब अगर हम आगे डिस्कस करते हैं, यहाँ पर जानते हैं नियुक्ति के बारे में, तो सबसे पहले नियुक्ति आपकी कौन करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और उसकी उनके प्रसाद पर्यंत से, यानी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है, महान न्यायवादी। महान न्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा होगी। अब यहाँ पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत से, यानी ये कह सकते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत से क्या की जाएगी, वहां पर महान न्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। अब अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये अपना इनका कार्यकाल क्या होता है, तो कार्यकाल कोई आपका निश्चित नहीं। कहने का मतलब है कि आगे जो डिस्कस करते हैं, यहाँ पर अगर हम जानते हैं कार्यकाल, कार्यकाल क्या है भैया, आपका अनिश्चित है, या आप कह सकते हैं कि कार्यकाल आपका जो है निश्चित नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के आपके जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और राष्ट्रपति जब चाहे तब उनको पद से हटा सकता है। और अगर मान के चलिए कि लोकसभा का विघटन होने पर, अगर लोकसभा विघटित हो जाएगी, तो क्या करना पड़ेगा, आपके महान न्यायवादी को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपने क्या जाना कि कार्यकाल आपका क्या है, यहाँ पर निश्चित नहीं किया गया है, और उसके साथ साथ त्यागपत्र किसको देंगे, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं त्यागपत्र की, तो त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अब उसके बाद आपका जो है यहाँ पर सबसे पहली चीज की, त्यागपत्र आपका जो राष्ट्रपति कभी भी जो है पदच्युत कर सकता है, यानी कहने का मतलब कि राष्ट्रपति के द्वारा महान न्यायवादी को कभी भी हटाया जा सकता है, क्योंकि
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत से आपके महान न्यायवादी की क्या होती है भैया, नियुक्त की जाती है। अब उसके बाद आपका जो है त्याग पत्र। अब एक आपकी कंडीशन है, क्या कंडीशन है यहाँ पर, जब आपकी लोकसभा का विघटन होने पर आपका क्या होगा, वहां पर जब आपका लोकसभा की विघटन हो जाएगा, तब महान न्यायवादी को क्या करना पड़ेगा, अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा। अब उसके बाद अगर हम जानते हैं यहाँ पर वेतन, तो सबसे पहली चीज की वेतन आपका जो है, वेतन आपका कोई फिक्स नहीं है, या आप कह सकते हैं यहाँ पर वेतन के बारे में अगर बताया जाएगा सैलरी, तो वेतन आपका कौन निर्धारित करता है, राष्ट्रपति। वेतन महान न्यायवादी के वेतन और भत्ते का निर्धारण कौन करता है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि उनका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब अगर हम यहाँ पर जानते हैं कि सबसे पहली चीज की इनके आपके जो कार्य एवं शक्तियों के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम जानते हैं कि आर्टिकल 88 के तहत इनके कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताया गया है, तो सबसे पहली चीज की इनके कार्य क्या होते हैं, तो सबसे पहली चीज की आर्टिकल 88 के तहत लोकसभा यानी संसद का सदस्य न होते हुए भी लोकसभा में आपका क्या कर सकता है, जो बैठ सकता है और आपका जो है प्रश्न पूछ सकता है या अपने भाषण दे सकता है और बहस कर सकता है, लेकिन आपका जो किसी भी विधेयक पर क्या कर सकता है, वो आपका जो मत नहीं दे सकता। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है, आर्टिकल भारतीय संविधान का आर्टिकल 88 क्या कहता है कि महान न्यायवादी आपका क्या कर सकता है, लोकसभा एवं राज्यसभा राज्यसभा में भाषण दे सकता है, बहस कर सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, और उसके साथ साथ आपका जो है यहाँ पर सबसे लेकिन मत नहीं दे सकता। यानी कहने का मतलब है कि वो मत नहीं कर पाएगा, वो क्योंकि वो व्यक्ति आपका जो है संसद का सदस्य नहीं है। तो जो व्यक्ति संसद के सदस्य होते हैं उन्हें ही केवल आपका जो किसी भी विधेयक पर क्या है भैया, उनको केवल जो है मत देने का अधिकार प्राप्त किया गया है। यानी कोई भी आपका विधेयक होगा उस पर आपका जो है मत देने का अधिकार किसके पास आपका है, तो वो संसद के सदस्य को ही। और अगर वहां पर कोई भी आपका जो अगर आपका जो विधेयक पर बराबर मत प्राप्त होते हैं, तो लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है, उनको आपका जो मत दे पाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका जो महान न्यायवादी को किसी भी प्रकार की आपका जो मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। अब अगर हम जानते हैं दूसरी शक्तियों के बारे में, तो राष्ट्रपति के द्वारा अगर कोई भी कार्य आपका जो है सौंपा जाएगा, तो उसको आपके जो है कर्तव्य अधिकार दिए गए हैं। और उसके बाद यहाँ पर अगर आगे चलते हैं,
महान्यवादी आपका अपने कार्यकाल के दौरान क्या कर सकता है भैया? कार्यकाल के दौरान आपका जो है किसी भी भारत सरकार के मामले में आपका जो वकालत कर सकता है, यानी कार्यकाल के दौरान वकालत कर सकता है। लेकिन भारत सरकार के विरुद्ध कोई भी मुकदमा हो तो उसकी आपकी जो सुनवाई नहीं कर सकता, यानी कहने का मतलब है कि लेकिन आपका जो भारत सरकार के विरुद्ध कोई मुकदमा हो तो आपका जो है उसका क्या कर सकता है, मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकता। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास सभी और सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार दिया गया है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम जानते हैं कि आर्टिकल 88 में क्या बताया गया, वहां पर आपका ये बताया गया है कि महान न्यायवादी संसद का सदस्य न होते हुए भी क्या कर सकता है, आपका जो संसद में बैठ सकता है और भाषण दे सकता है और प्रश्न पूछ सकता है और बहस कर सकता है, लेकिन आपका जो किसी भी विधेयक पर मत नहीं दे सकता। और उसके साथ साथ महान न्यायवादी अपने कार्यकाल के दौरान आपका क्या कर सकता है, वकालत कर सकता है। और उसके बाद भारत सरकार के विरुद्ध कोई भी आपका जो है मुकदमा होगा उसकी सुनवाई नहीं कर पाएगा। और उसके बाद सभी न्यायालयों में आपका जो सुनवाई करने का उसको आपका क्या दिया गया, अधिकार दिया गया है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा विधि से संबंधित कोई भी कार्य आपके सौंपे गए हैं तो उसका आपका जो निष्पादन करने का अधिकार भी किसके पास दिया गया है, महान न्यायवादी के पास। यानी राष्ट्रपति के द्वारा चौथा आपका जो कार्य होगा वो आपका राष्ट्रपति के द्वारा विधि से संबंधित यानी अगर भारत की राष्ट्रपति के द्वारा आपका जो विधि से संबंधित आपके जो कार्य दिए गए हैं तो उसका निष्पादन करने का भी अधिकार आपका दिया गया है। अब अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली चीज की आर्टिकल 143 यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल 143 में ये बताया गया है कि आपका जो है राष्ट्रपति को परामर्श विधि से संबंधित आपका जो कोई भी परामर्श हो तो उच्चतम न्यायालय से लेने के लिए आपका जो है ये बताया गया, प्रावधान किया गया। यानी कहने का मतलब है कि ये शक्ति किसको प्रदान की गई, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति आपका जो है सुप्रीम कोर्ट से आपका जो है परामर्श ले सकता है।
यानी सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, और जो परामर्श ले सकता है उसके आपका जो है वो किसके समकक्ष आपका, यही कह सकते हैं कि परामर्श लेने में आपका जो है हेल्प या मदद कौन करता है, तो मदद आपका करता है महान न्यायवादी। और अगर हम यहाँ पर जानते हैं कि सबसे पहली चीज की अगर हम डिस्कस करते हैं प्रथम महान न्यायवादी, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रथम महान न्यायवादी कौन थे आपके, जो है एससी सीतलवाड़। यानी कहने का मतलब आपके कौन थे, जो है प्रथम आपके महानवादी एमसी शीतल अगर हम बात करते हैं आपके वर्तमान में कौन है भैया, आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी क्या है वर्तमान में आपके महान न्यायवादी। अब अगर हम फिर से डिस्कस करते हैं यहाँ पर तुरंत क्विक रिवीजन, तो सबसे पहली चीज आपका बताया गया है आपका महान न्यायवादी के बारे में भाग 5 से बताया गया है, और उसके साथ साथ यहाँ पर यह बताया गया है भारत के एक महान न्यायवादी पद का प्रावधान किया गया है भाग 5 में आर्टिकल 76 में। इनको हम अन्य नाम से आप कह सकते हैं भारत सरकार का प्रथम वकील या सर्वोच्च विधि अधिकारी या प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है, एक ही व्यक्ति। और उसके बाद यहाँ पर आपका जो इनकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है, वो आपका जो 10 वर्ष तक आपका जो वकालत किया हो या 5 वर्ष तक आपका जो हाई कोर्ट में आपका जज रह चुका हो, योग्यता होती है। उसके बाद आपका कह सकते हैं नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेरण से। और उसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कार्यकाल, तो कार्यकाल आपका निश्चित नहीं किया गया। योग्यता अगर आपकी त्यागपत्र किससे देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। आपका जब भी लोकसभा का विघटन होने पर आपका क्या करना पड़ेगा, महान न्यायवादी को त्यागपत्र अपना देना पड़ेगा। अब उसके बाद अगर डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर कार्यकाल आपका निश्चित नहीं है। उसके बाद वेतन कौन देता, वेतन कितना है राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। और उनके कार्य क्या है, कार्य आपका जो आर्टिकल 88 के तहत लोकसभा में आपका क्या कर सकता है, राज्यसभा में भाषण दे सकता है, बहस कर सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, बट आपका जो है लेकिन किसी भी विधेयक पर मत नहीं दे सकता है। और अगर कार्य जानते हैं तो यहाँ पर आपका महान न्यायवादी का कार्यकाल के दौरान आपका क्या कर सकता है, वकालत कर सकता है। और उसके बाद आपका भारत सरकार के विरुद्ध कोई भी मुकदमा हो तो उसकी सुनवाई नहीं कर सकता है। सभी न्यायालयों में आपका क्या कर सकता है, सुनवाई का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा विधि से संबंधित कोई भी आपका जो कार्य होगा उसका निष्पादन करने का आपका जो है दायित्व किसका होगा, महान न्यायवादी के होंगे। अब आर्टिकल आपका 143 में आपका क्या बताया गया, राष्ट्रपति के पास शक्ति दी गई है, सुप्रीम कोर्ट से आपका जो है क्या परामर्श देने का अधिकार दिया गया है। लेकिन माने या ना माने ये बात नहीं, तो उसमें जो परामर्श आपका जो है, जो उसमें अहम भूमिका होती है वो किसकी होती है, महान न्यायवादी की। अब अगर हम जानते हैं प्रथम महान न्यायवादी की, तो प्रथम महान न्यायवादी आपके एमसी सीतलवाड़ थे, और वर्तमान में आपके कौन है, आर वेंकट रमणी आपके। आज की क्लास यहीं तक, और इसी तरीके से आपके एक अगले दिन नई क्लास लेकर के आए, तो वहां पर हम जानेंगे कि संसद क्या होता है।
संसद के बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारी इस क्लास को अगर आपको अच्छा लगा हो तब शेयर और सब्सक्राइब करिए प्लीज। धन्यवाद।